नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 30 सितंबर 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज देखो 4 इश्यूज टोटल हम डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के 2 इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, वेस्ट टू वेल्थ से संबंधित। वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट से वेल्थ कैसे जनरेट की जाए। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू का, पीडियाट्रिक कार्डियो केयर सर्विसेज से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हिंदू का ही, सरकार साइंस अवार्ड्स को ख़त्म कर रही है, इसके क्या मायने निकाले जाएं। और चौथा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का छोटा सा, कश्मीर के स्टेटस से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का वेस्ट टू वेल्थ से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एक चीज़ तो आप मानते हो ना, आज के समय में कंज्यूमरिज्म का कल्चर धीरे धीरे बढ़ रहा है। कंज्यूमरिज्म मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने की टेंडेंसी, और वेस्टर्न कंट्रीज से ये टेंडेंसी हमारे देश में आई है। अदरवाइज हमारे देश में पहले इतना ज़्यादा कंज्यूमरिज्म नहीं था। आपने ना सोसाइटी में एक टर्म सुनी होगी, वालमार्टाइजेशन। वालमार्ट क्या है? फ्लिपकार्ट की ज़्यादा जो ओनरशिप है वो वालमार्ट के पास में है। वालमार्ट मतलब यूएसए में वालमार्ट की चैन है, एक प्रकार से सुपर स्टोर होता है जहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। हमारे देश में भी अब बड़े बड़े सुपर स्टोर आ गए हैं, जैसे बिग बाज़ार है, रिलायंस फ्रेश है, यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। अब देखो इन बड़े बड़े सुपर स्टोर्स का एक डिसएडवांटेज पता क्या होता है? हालांकि कैपिटलिज्म के हिसाब से तो ये एक एडवांटेज है। हमें ना 2 चीज़ें चाहिए। मान लीजिए हम एक नोटबुक लेने गए किसी बड़े सुपर स्टोर में, लेकिन देखो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें रैक्स में लगी होती हैं, हमें कोई और चीज़ भी पसंद आ गई। तो इन स्टोर्स में जब हम जाते हैं ना, इतने सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं, हम वो चीज़ें भी खरीद लेते हैं जिनकी वास्तव में हमें उतनी आवश्यकता नहीं होती। चीज़ लेने गए थे नोटबुक, लेकिन बहुत सारी चीज़ें देख के ऐसी चीज़ें भी खरीद ली जिनकी हमें आवश्यकता नहीं थी। उसी प्रकार से अमेजोन में भी हम बहुत सारी, अमेजोन फ्लिपकार्ट वेबसाइट हम खोलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम खरीद लेते हैं जिनकी वास्तव में हमें आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सेल लगी होती है, बहुत बार पैकिंग इतनी अच्छी होती है तो हमारा दिल ललचा जाता है, हम वो चीज़ परचेज कर लेते हैं, और यही कल्चर है कंज्यूमरिज्म। बट देखो क्या आपने कभी सोचा है, कंज्यूमरिज्म के कल्चर में जिस प्रोडक्ट में पैकिंग होती है या फिर वो प्रोडक्ट अपने आप में, उसको डिस्पोज करना कितना मुश्किल होता है जब वो वेस्ट बन जाता है। तो कंज्यूमरिज्म के कल्चर के कारण वेस्ट मैनेजमेंट आज के समय में एक बड़ी दिक्कत बन के उभरी है। देखो हमारे देश में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 2000 के अनुसार सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, डिस्पोज करना, सेग्रीगेट करना, ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो अर्बन लोकल बॉडीज़ की है। बट दिक्कत ये है, हमारे देश में एक साल में जानते हो कितना वेस्ट जनरेट होता है? सोच के देखिए, 62 मिलियन टन। और इसमें से हम कलेक्ट कितना कर पाते हैं? सिर्फ 43 मिलियन टन। यानी 43 मिलियन टन आउट ऑफ 62 मिलियन टन, इतना तो हम सिर्फ इकट्ठा कर पाते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज सिर्फ इतना घरों से इकट्ठा कर पाते हैं। वो गाना नहीं आता, आया कचरे वाला, ऐसा कुछ गाना होता है ना, वो भूल गया मैं, गाड़ी आई कचरे वाली, कचरा निकाल, ऐसा कुछ गाना है। तो देखो बस इन कचरे की गाड़ियों के माध्यम से या फिर पैदल चल के छोटी गाड़ियों के माध्यम से सिर्फ इतना 43 मिलियन टन आउट ऑफ 62 मिलियन टन हम कलेक्ट कर पाते हैं। और डिस्पोज कितना कर पाते हैं? सिर्फ 12 मिलियन टन। 12 मिलियन टन आउट ऑफ 62 मिलियन टन, इतना हम सिर्फ ट्रीट कर पाते हैं। अब देखो धीरे धीरे तो ये कंज्यूमरिज्म का कल्चर और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो 2030 आते आते हमारे देश में वेस्ट कितना जनरेट होगा? 165 मिलियन टन। तो इसको ट्रीट करने के लिए तो ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जो वेस्ट हम ट्रीट नहीं कर पाते वो कहाँ पर इकट्ठा होता है? लैंडफिल्स में। आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। जब देखो ये है गाजीपुर का पहाड़ कूड़े का। तो मैं सबसे पहले उस साइड दिल्ली के इस हिस्से में गया था ना, तो मुझे पता नहीं था ये कूड़े का पहाड़ है। तो मेरे साथ जो लोग थे ना, मैंने उनसे पूछा, अरे दिल्ली में तो पहाड़ भी हैं, दिल्ली में भी माउंटेनियस एरिया है। वो हंसने लगे, वो बोले ये कूड़े का पहाड़ है। तब मुझे पता लगा यार इतना सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया है, यहाँ पे एक पूरा पहाड़ बन गया है। हाँ, जो कूड़ा ट्रीट नहीं हो पाता वो एक जगह पे बार बार फेंक दिया जाता है और कूड़े का पहाड़ बन जाता है, और इसमें बार बार आग लगती रहती है। इससे संबंधी हमने पहले आर्टिकल्स भी डिस्कस किए हैं। कायदे से तो देखो जो ये डंप साइट्स होती हैं ना,
उसमें लिमिट रखी गई है सरकार के द्वारा 20 मीटर की, कि 20 मीटर से बड़ा ये पहाड़ नहीं हो सकता। लेकिन अब जगह ही नहीं है कूड़ा फेंकने की, तो ये पहाड़ काफ़ी ऊंचा होता जाता है। एक डेटा के अनुसार आज के समय में कूड़े के जो ये पहाड़ है ना, अलग अलग एरियाज में इन्होंने 10,000 हेक्टेयर का जो अर्बन लैंड है वो घेरा हुआ है। अब देखो कूड़े की ये वेस्ट जो है, इसकी क्लासिफिकेशन हम करें, ई वेस्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का वेस्ट होता है, कंप्यूटर, टीवी, म्यूजिक सिस्टम। लिक्विड वेस्ट जैसे इंडस्ट्रीज हैं, शराब बनाने की फैक्ट्री है, थर्मल पावर प्लांट है, यहां से जो लिक्विड वेस्ट के तौर पे निकलता है। प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक बैग्स, बोटल्स, बकेट्स, ऐसी चीजें जो प्लास्टिक से बनी होती हैं। मेटल वेस्ट जैसे कोई खराब आयरन का पीस है, किसी और एल्यूमिनियम का खराब पीस है, यानी अनयूज्ड मेटल सीट्स एंड मेटल स्क्रैप्स। न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकला अनयूज्ड मटेरियल। कुल मिला के वैसे तो देखो इतने सारे टाइप्स हैं वेस्ट के, लेकिन आप इनको सिर्फ 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हो। एक बायोडिग्रेडेबल मतलब वेट वेस्ट जिनको डिग्रेड किया जा सकता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी जो ड्राई वेस्ट है। समझ गए आप? अब चैलेंजेस की बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित। पहला चैलेंज है इनएफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट बाय अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज के पास देखो इतने पैसे नहीं होते, इतना स्टाफ नहीं होता, तो वो वेस्ट इकट्ठा तो कर लेते हैं लेकिन सारे वेस्ट को वो ट्रीट नहीं कर पाते। काफ़ी बार वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे देते हैं कि आप वेस्ट इकट्ठा कीजिए, तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स वेस्ट इकट्ठा करते हैं, जितना उनका काम का होता है वो उसे यूटिलाइज करते हैं, बाकी उसे फेंक देते हैं इन डंप साइट्स पर, यानी इन कूड़े के ढेर के जो पहाड़ होते हैं यहां पर, लैंडफिल्स में। नेक्स्ट है लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन देखो थोड़ा कड़वा है, बिटर है। आप बताइए आप लोगों में से कितनों के घरों में जब आप वेस्ट देते हो तो अलग अलग करके देते हो, यानी जो वेट वेस्ट है वो आप अलग करके देते हो और ड्राई वेस्ट है वो आप अलग करके देते हो। मुझे लगता है कम ही ऐसे घर होंगे जो अलग अलग करके वेस्ट देते हैं। आप इसे नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा, पॉजिटिव सेंस में लीजिएगा। मतलब अवेयरनेस की बात है। हमारे देश में ना अवेयरनेस कम है, तो पूरे कूड़े को मिक्स कर दिया जाता है, चाहे वो ड्राई वेस्ट हो या फिर सॉलिड वेस्ट हो, सारा एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है। तो फिर होता क्या है, जब इस वेस्ट को फेंका जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल इस पहाड़ में फेंक दिया, तो जो वेट वेस्ट होता है ना, वहां से लिक्विड रिलीज होता रहता है, वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, सोइल को नुकसान पहुंचाता है आगे जाके। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट चैलेंज है अनसस्टेनेबल पैकेजिंग। देखो आज के समय में लोग ऑनलाइन परचेजिंग काफ़ी ज़्यादा करने लगे हैं, और अमेजन और फ्लिपकार्ट ये प्रोडक्ट को भेजने के लिए जो पैकेजिंग करते हैं ना, उसमें भी काफ़ी प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल होता है। कई बार तो अननेसेसरली ज़्यादा पैकेजिंग उनके द्वारा कर दी जाती है। हालांकि उन कंपनीज का ये सोचना होता है कि प्रोडक्ट डैमेज फॉर्म में ना जाए, कंज्यूमर खुश हो कि प्रोडक्ट हमारा ठीक ठाक है, लेकिन देखो इससे वेस्ट तो ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं ना। नेक्स्ट है लैक ऑफ डेटा कलेक्शन मैकेनिज्म। अभी देखो वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित हमारे देश में ना प्रॉपर डेटा नहीं है, तो वो प्राइवेट कंपनी जो वेस्ट मैनेजमेंट के काम में लगना भी चाहती है, वो अंदाज़ा नहीं लगा पाती कि मुझे कितना कॉस्ट बेनिफिट होगा अगर मैं वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित काम करता हूं। तो डेटा कलेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि जो लोग इस वेस्ट मैनेजमेंट के काम में शामिल होना चाहते हैं उनको अंदाजा रहे काम करने से कितना फायदा होगा, कितना खर्चा आएगा। नेक्स्ट, राइजिंग रूरल अर्बन कन्फ्लिक्ट। देखो होता क्या है, कई बार ज़्यादातर सिटीज़ में क्या होता है, सिटीज़ से जो वेस्ट इकट्ठा किया जाता है ना, वो आउटस्कर्ट्स के एरिया में फेंक दिया जाता है। अब आउटस्कर्ट्स का जो एरिया होता है वो रूरल एरिया होता है, तो वेस्ट मैनेजमेंट हो नहीं पाता सिटीज़ में, इसलिए वो आउटस्कर्ट्स के एरिया में घेर दिया जाता है। तो उन गांव वालों की शिकायत रहती है कि भैया आपका वेस्ट हमारे यहाँ पे घेरा जा रहा है, कल को कोई प्रॉब्लम आई, हेल्थ संबंधी दिक्कत पैदा हो गई तो हमारे को होगी, आपका तो कुछ नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट बात आती है वे फॉरवर्ड की। सबसे पहले एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इसका प्रोविजन तो है लेकिन अभी तक ना इसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है ईपीआर को। इसका मतलब ये है जैसे लेस की कंपनी है, अब उन्होंने जो लेस बेच दिए, लेकिन जो लेस का पैकेट था, जो पैकेजिंग थी, अब उसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी भी कंपनी की होनी चाहिए। लेकिन कंपनी की ये दिक्कत रहती है कि भैया अब इतने सारे हमारे लेस के पैकेट बिके, अब कौन सा जो ये पैकेजिंग का पैकेट है जिसे फेंक दिया गया कंज्यूमर के द्वारा लेस खा के,
वो कहाँ मिलेगा हमें क्या पता। ये तो दिक्कत है ना, आप हमसे थोड़ा पैसा ले लीजिए या फिर कुछ और मैकेनिज्म ड्रा कीजिए। कुछ और कंपनीज होनी चाहिए, जैसे लेज हैं, अंकल चिप्स हैं, अलग अलग चिप्स की कंपनीज हैं, वो एक ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दें कि भैया आपकी जिम्मेदारी है हमारे सारे लेज के पैकेट को या फिर अंकल चिप्स के पैसे को इकट्ठा करना। तो ये कंपनीज रीजन वाइज काम कर सकती हैं। जैसे दिल्ली है, पूरे दिल्ली में एक ही कंपनी का काम हो, एरिया वाइज डिवाइड किया जा सकता है, या तो एक कंपनी का काम ना हो तो कि करोल बाग में एक ही कंपनी का काम है कि ये सारे पैकेट्स, खाली पैकेट्स इकट्ठा करने, और इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं अलग अलग कंपनी से। जैसे लेस के पैकेट इकट्ठा कर लिए, वो लेस के पैकेट लेके जाएंगे लेस की कंपनी के पास, देखो आपके हमने इतने खाली पैकेट इकट्ठा किए हैं तो आप हमें पैसे दे दीजिए उस हिसाब से। ऐसा कोई मैकेनिज्म हो सकता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखो होता क्या है, मैं आपको यही एग्जांपल देता हूं दिल्ली का। मान लीजिए पूरे दिल्ली में जो वेस्ट कलेक्ट किया जाता है, अब उसको टैकल करने के लिए या फिर फेंकने के लिए 2-3 ही जगह है, मान लीजिए दिल्ली, और मेन जगह है ये गाजीपुर। अब दिल्ली देखो इतनी बड़ी जगह है, सारे दिल्ली का वेस्ट मान लीजिए एक ही जगह फेंका जाता है। तो ये सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है वेस्ट को टैकल करने की, कि वेस्ट को ट्रीट करने की जगह भी एक ही है पूरी दिल्ली में, और फेंकना हो तो भी एक ही जगह है। इससे अच्छा तो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए ना, अलग अलग एरियाज में एक छोटी सी जगह हो जहां पे वेस्ट को ट्रीट किया जा सके। इससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा अच्छे से इंश्योर की जा सकती है। अब नेक्स्ट है बिहेवियरल चेंज टूवर्ड्स वेस्ट एंड वेस्ट पिकर्स। सबसे पहले तो देखो हमें अपनी अप्रोच को चेंज करना होगा। हम ना वेस्ट को वैल्यू नहीं देते हैं कि तो वेस्ट है, खराब है, फेंक दो इसे, ऐसी हमारी सोच होती है। हमें लगता है यूजलेस है तो फेंक दो पूरी तरह से। हमारा जो फोकस है ना वो रिसाइकलिंग पे भी होना चाहिए। दूसरा, जो वेस्ट पिकर्स होते हैं, जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं, अब आप लोग तो देखो मैच्योर हो, सेंसिटिविटी से डील करते हो ऐसे लोगों को भी, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि इन लोगों को बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती, दुत्कार दिया जाता है इनको समाज में कि ये तो कूड़ा इकट्ठा करने वाला है, कोई रिस्पेक्ट से बात नहीं करता। जबकि देखो वो ऐसा काम कर रहे हैं समाज के लिए, मतलब दूसरों का कूड़ा इकट्ठा करते हैं। डिग्निटी होनी चाहिए वेस्ट पिकर्स के प्रति, सिटीजन्स की जो अप्रोच है ना चेंज होनी चाहिए। लोकल म्यूनसिपल बॉडीज भी इनको इंसेंटिव दे कि कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, उनको स्पेशल तरह के इंसेंटिव दिए जाने चाहिए। ये अनेक प्रकार के डिजीज से वल्नरेबल होते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी म्यूनसिपल बॉडीज को कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट है सिटी कंपोजिंग सेंटर्स। सिटी में भी कंपोस्टिंग सेंटर्स, जो ये वेट वेस्ट होता है ना, इसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए, फिर उस कंपोस्ट का इस्तेमाल किया जाए एज ए खाद, मतलब सोइल की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। और वैसे कंपोस्टिंग के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा ना, उसको सोइल में भी दफन किया जाएगा, तो वो सोइल को, वो कार्बन को एटमॉस्फेयर से सोखने का काम करेगा, एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। इसे बोला जाता है CO2 सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब CO2 को कार्बन से, CO2 को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करना। अब लास्ट में ना एक ये हायरार्की दी जाती है, कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है वेस्ट को टैकल करने में। सबसे पहले तो देखो आप सोर्स पे ही रिडक्शन करो, मतलब कम से कम वेस्ट जनरेट करो, रीयूज करने पे फोकस करो। दूसरे नंबर पे रिसाइकलिंग, तीसरे नंबर पे कंपोस्टिंग, चौथे नंबर पे वेस्ट से एनर्जी जनरेट करो, और सबसे लास्ट में सबसे लीस्ट प्रिफर्ड ये ऑप्शन होना चाहिए, लैंडफिल्स में आप कूड़े को फेंको। समझ गए, ये ऊपर वाला है मोस्ट प्रिफर्ड, और उसके बाद में दूसरे नंबर पे रिसाइकलिंग को प्रेफर करो, तीसरे नंबर पे कंपोस्टिंग को, चौथे नंबर पे वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्ट करने में, और सबसे लास्ट में लैंडफिल्स में कूड़ा फेंको। ये कम से कम लीस्ट प्रेफर्ड होना चाहिए। तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वेस्ट टू एनर्जी से संबंधित, वेस्ट टू वेल्थ से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया में पीडियाट्रिक कार्डियो केयर सर्विसेज से संबंधित है। सबसे पहले एक बात बताइए, पीडियाट्रिक का क्या मतलब होता है? सही सोचा आपने, मतलब मेडिसिन की एक ब्रांच है जो बच्चों से संबंधित डिजीज पर ध्यान देती है। कार्डियो केयर सर्विसेज मतलब हार्ट रिलेटेड सर्विसेज, हार्ट की केयर संबंधित सर्विसेज। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये पेरेंट्स को बताना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है कि आपका बच्चा जो है वो किसी प्रकार के हार्ट रिलेटेड डिफेक्ट से सफ़र कर रहा है। बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स को बताना, और उस डिफेक्ट को ठीक करना भी अपने आप में चुनौती होती है। उसके लिए स्पेशल तरह के डॉक्टर्स चाहिए होते हैं, मतलब बच्चों के डॉक्टर्स अलग होते हैं, आपने देखा होगा, और उसमें भी वो डॉक्टर्स
जो बच्चों के डिजीज के स्पेशलाइज्ड हैं उनमें भी हार्ट रिलेटेड स्पेशलाइज्ड हैं, मतलब बच्चों के हार्ट से संबंधित स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, उनकी संख्या हमारे देश में बहुत कम है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज जितने भी होते हैं, कंजेनिटल मतलब बर्थ रिलेटेड, शुरू से ही जन्म से ही जितने भी बर्थ रिलेटेड डिफेक्ट्स होते हैं ना, उसमें से 28% तो कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, यानी हार्ट रिलेटेड डिफेक्ट्स होते हैं। और इनकी वजह से देखो 6 से 10% के बीच इन्फेंट्स की डेथ भी हो जाती है, यानी वो बच्चे जो 1 साल की एज अचीव नहीं कर पाए। इन्फेंट्स का मतलब होता है वो बच्चा जिसकी उम्र 0 से 1 साल के बीच में है। न्यूनेटल चाइल्ड्स वो होते हैं जिनकी एज 0 से 28 दिनों के बीच में है। और देखो पीडियाट्रिशियंस जो हैं, यानी बच्चों के डॉक्टर जो हैं, वो कहते हैं अगर टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन किया जाए ना, सही समय पे इलाज हो जाए, तो जितने बच्चों की डेथ होती है ना कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट्स की वजह से, यानी हार्ट रिलेटेड बर्थ डिफेक्ट्स की वजह से, उनमें से 75% बच्चों की जान बच सकती है। लेकिन हमारे देश में ना बच्चों से संबंधित जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होते हैं ना, उसको लेके कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है। अगर डिफेक्ट्स पता भी लग जाए ना, तो इलाज करने के लिए उतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स नहीं हैं। 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जो हर साल इस पूल में जुड़ जाते हैं जिनको हार्ट रिलेटेड डिफेक्ट्स हैं, और हॉस्पिटल बहुत कम है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2026 तक, मतलब वेट लिस्टिंग इतनी ज़्यादा है एम्स में कि ऑलरेडी जितने लोग शामिल हैं ना क्यू में, लाइन में, अगर अभी और बच्चे लेने बंद भी कर दिए जाएं तो 2026 तक सर्जरी चलेंगी एम्स में। इतनी खराब सिचुएशन है, इतनी खराब वेट लिस्टिंग है। हर 100 में से एक बच्चा कंजेनिटल कार्डियक एनिमलीज का शिकार होता है, मतलब कि बर्थ से ही कोई ना कोई हार्ट रिलेटेड डिफेक्ट होता है। और हर साल ऐसे 2 लाख बच्चे जन्म लेते हैं जिनमें से सिर्फ 15,000 को ट्रीटमेंट मिल पाती है। पॉलिटिशियंस ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि देखो इस पर अगर ध्यान देना है तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिसोर्स डिवोट करने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना होगा। लेकिन पॉलिटिशियंस को ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा, इलेक्शंस में ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे। हमारे देश में टोटल 22 हॉस्पिटल्स हैं जो बच्चों के हार्ट रिलेटेड डिजीज़ को टैकल करते हैं। 50 सेंटर्स हैं, और ये ना डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, साउथ इंडिया में ज़्यादा हैं। जैसे केरला में काफ़ी सारे सेंटर्स हैं, 8 सेंटर्स हैं। केरला में हर साल 4.5 लाख बच्चे जन्म लेते हैं। लेकिन यूपी बिहार, यहाँ पे देखो इतने सारे बच्चे जन्म लेते हैं। यूपी में 48 लाख एक साल में, और बिहार में 27 लाख। लेकिन दोनों जगह एक भी ऐसा सेंटर नहीं है जो बच्चों के हार्ट रिलेटेड डिजीज की सर्जरी कर सके, उनको टैकल कर सके। टोटल हमारे देश में पॉपुलेशन कितनी है? 1.4 बिलियन, 140 करोड़। डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 600। तो हमारे देश में टोटल पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट कितने हैं, मतलब बच्चों के हार्ट रिलेटेड डिजीज को टैकल करने वाले डॉक्टर्स? सिर्फ 250, यानी 50 लाख पॉपुलेशन के लिए एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट। यूएस में टोटल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट 2966, यानी 29,196 लोगों के लिए एक डॉक्टर। हमारे देश में कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, झारखंड, पंजाब, उड़ीसा, यूपी, बिहार, यहाँ पे एक भी सीएचडी नहीं है, यानी कि कंजेनिटल मतलब बर्थ से ही कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स का कोई सेंटर नहीं है यहाँ पे। सीएचडी, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। ये ऐसे स्टेट्स हैं जयपुर, रायपुर, कोयम्बटूर, मदुरई सिटीज़ हैं, भुवनेश्वर, पलवल, इंदौर, यहाँ पे सीएचडी के सेंटर्स हैं, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर से संबंधित हैं, वो सरकार के नहीं हैं। इसके अलावा दिखते और भी हैं। छोटे बच्चे, मान लीजिए पता लगा पेरेंट्स को कि छोटे बच्चों को हार्ट रिलेटेड डिफेक्ट है, बच्चे की उम्र 0 से 28 के बीच में है, न्यूनेटल एज है, तो उसको अब किसी दूसरी बड़ी लंबी दूरी वाली जगह पे ले जाए। मान लीजिए बच्चा हिमाचल का है, उसे साउथ में ले जाना कितना मुश्किल होता है, ट्रांसपोर्ट का बहुत खर्चा आता है, फाइनेंशियली वो अफोर्ड नहीं कर पाते। और कई बार तो दिक्कत ये भी आती है, पेरेंट्स को पता ही नहीं लग पाता कि बच्चा जो है किसी प्रकार से डिफेक्ट से ग्रस्त है। अब होना तो ये चाहिए, जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, तो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, लेकिन अल्ट्रासोनोग्राफी में काफ़ी बार पता नहीं लग पाता कि बच्चे में कोई डिफेक्ट है। तो इसके लिए एक और चीज़ सजेस्ट की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, फीटल इकोकार्डियोग्राफी। इससे पता लग जाता है जब माँ की पेट में बच्चे की एज 18 से 24 के बीच में होती है ना, मतलब 18 से लेकर 24 वीक्स के बीच में प्रेगनेंसी होती है, तब ये टेस्ट किया जाना चाहिए, फीटल इकोकार्डियोग्राफी। इससे पता लग जाता है कि कोई डिफेक्ट है, तो तुरंत इलाज स्टार्ट हो जाता है बच्चे के जन्म के बाद ही। सरकार की अलग अलग पॉलिसीज़ भी हैं, जैसे केरला की हृदयम है,
अर्ली डिटेक्शन पे फोकस करती है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने ये स्कीम लॉन्च की थी, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें फ्री स्पेशलाइज्ड सर्विस का प्रोविजन है। हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है आयुष्मान भारत की। लेकिन फिर भी देखो, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ना, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। रिसोर्सेज कम है, डिमांड्स ज़्यादा हैं अलग अलग एरियाज़ में। तो ये एक ऐसा एरिया है CHD का जिस पर ध्यान कम है सरकार का। आज दिन है, मतलब कल था वर्ल्ड हार्ट डे, 29 सितंबर था, अब ये जा चुका है। इस इशू पर हमें और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा राइटर बोलते हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, नंबर ऑफ साइंस अवार्ड्स को रिड्यूस करने की बात है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले बेसिक्स की बात कर लेते हैं। बेसिक्स क्या है? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 250 अवार्ड्स जो साइंटिस्ट और मेडिकल रिसर्चर्स को दिए जाते हैं वो अब देने सरकार बंद कर देगी। राइटर कहते हैं ऑलरेडी देखो, सरकार मेडिकल रिसर्च के लिए और साइंटिफिक रिसर्च के लिए ग्रांट डिले से दे रही है। स्टूडेंट फेलोशिप के लिए जो पैसा जाता है वो डिले से जाता है, और अब 250 के आसपास अवार्ड्स भी सरकार देने बंद कर देगी। सरकार का ये तर्क है कि हम ना अवार्ड सिस्टम को थोड़ा ठीक करने जा रहे हैं। जैसे देखो, पहले जो पद्मा अवार्ड्स हैं, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये अवार्ड्स पहले सेलिब्रिटीज़ को दिए जाते थे, जो फेमस लोग हैं उनको। लेकिन अब ये जो अवार्ड्स हैं ना, ये वास्तव में ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम करते हैं, गरीब लोग, उनको दिए जाते हैं। तो उसी प्रकार से मेडिकल फील्ड में और साइंस की फील्ड में भी जो ये अवार्ड्स दिए जाते हैं ना, इनको सरकार ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। जो वास्तव में रिसर्च करेगा उसको अवार्ड मिलेगा, ऐसा नहीं किसी को खुश करने के लिए। तो 207 अवार्ड्स हैं, वो तो देखो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देती है, जिसको सरकार ने बंद किया है। 38 अवार्ड्स दिए जाते हैं एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट को, 3 स्पेस डिपार्टमेंट के द्वारा और 6 बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा, 7 इंडस्ट्रियल रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा, 4 मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा और 17 डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इतना डिटेल से देखो, आपको ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक आइडिया देने के लिए था। इसके अलावा देखो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन्होंने बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की हैं इंडिया में। यह इंडिया की लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी प्रेस्टिजियस शांति स्वरूप भटनागर प्राइज देती है एनुअली 26 सितंबर को। लेकिन देखो, अभी तक इस प्राइज की घोषणा नहीं की है। हालांकि सरकार का ये कहना है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो हैं वो हम देते रहेंगे, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ। पहले जिस साइंटिस्ट को शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिलता था ना, उसको 20 सालों तक 15,000 रुपये पर महीने के हिसाब से रिनमरेशन मिलता था। इस पीरियड को कम किया जा सकता है, 20 साल के बजाय 15 साल किया जा सकता है। इसके बाद देखो, जो होम सेक्रेटरी है ना अभी फिलहाल, अजय भल्ला, उनका यह कहना है इतने सारे अवार्ड्स को देने के बजाय एक कोई नया प्राइज दिया जाए, विज्ञान रत्न, जो कि नोबेल प्राइज जैसा हो, वैसा कोई प्राइज दिया जाए। इससे साइंटिस्ट उत्साहित हों कि हाँ, मुझे विज्ञान रत्न प्राप्त करना है। बेसिक्स डिस्कस करने के बाद अब आते हैं आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल में शुरुआत में तो देखो यही चीज़ें बोली जाती हैं, मीटिंग हुई होम मिनिस्ट्री में और इन अवार्ड्स को बंद करने का निर्णय लिया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आर्टिकल में बोली जाती है वो ये बोली जाती है, देखो स्पोर्ट्स पर्सन्स को आपको पता है अवार्ड दिए जाते हैं, उनको ओलंपिक के लिए तैयार किया जाता है, परफॉर्मेंस देख के अवार्ड दिए जाते हैं। उसी प्रकार से पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहादुरी को देखते हुए अवार्ड दिए जाते हैं। इसका देखो एक स्टैंडर्ड हो सकता है कि स्टैंडर्ड के आधार पर अवार्ड्स दिए जाएं स्पोर्ट्स पर्सन्स को या फिर पुलिस पर्सनल को, पुलिस ऑफिसर्स को। बट देखो, साइंस में ना कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होता है। कब किसकी साइंटिफिक रिसर्च काम आ जाए बहुत ज़्यादा कोई कुछ नहीं कह सकता। कई बार तो साइंटिफिक रिसर्च इनडायरेक्ट काम आती है। हमने ये देखा भी है, बहुत सारे जो नोबेल प्राइज़ विनर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, जब तक नोबेल प्राइज़ नहीं मिला होता तब तक उन्हें महान साइंटिस्ट नहीं माना जाता, लेकिन एकदम से नोबेल प्राइज़ जब वो जीतते हैं तब पता लगता है कि उनकी जो रिसर्च है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से हमारे देश में न जाने कैसे इतने साइंटिस्ट हैं, जूनियर साइंटिस्ट हैं, जो लगातार रिसर्च करते रहते हैं। अगर उनको देखो इन छोटे छोटे अवार्ड्स की फिल्म में लगातार थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ना, वो आगे फर्दर रिसर्च करते रहेंगे।
और अवार्ड से थोड़े थोड़े पैसे भी मिलते हैं, जिससे भी उनको थोड़ा सा मोटिवेशन तो रहेगा ना। माना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन रिसर्च करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, घर चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो राइटर यही कहते हैं, देखो जितने भी आप नोबेल प्राइज विनर्स देखोगे ना, उन्होंने नोबेल प्राइज जीतने से पहले कुछ ना कुछ अवार्ड्स तो जरूर जीते होंगे, लेकिन हमारे देश में अगर वो ये छोटे छोटे अवार्ड्स नहीं जीतेंगे तो उनको थोड़ा मोटिवेशन कम हो सकता है। बहुत से लोग इंडिया से बाहर जाके काम कर सकते हैं। तो सरकार ने जिस प्रकार से अभी तक बोला है कि पैसों को ध्यान में रखते हुए हम ये अवार्ड बंद नहीं कर रहे हैं, अगर पैसों को देखते हुए नहीं कर रहे हो तो फिर आप बंद मत कीजिए। एक सरकार की बात ठीक है कि हम ट्रांसपेरेंसी बरतेंगे अवार्ड देते वक्त, ये तो होना चाहिए। जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आप बरत सकते हो उतनी बरतिए, ताकि साइंटिस्ट का देश के सिस्टम में विश्वास हो, ज़्यादा अच्छे से वो रिसर्च करे, हमारा देश आगे बढ़े। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब देखो लास्ट जो आर्टिकल है वो कश्मीर में डेमोक्रेसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जम्मू एंड कश्मीर में 2019 में स्पेशल स्टेटस रिवोक कर दिया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 2 यूटीज, जम्मू एंड कश्मीर 1 यूटी, लद्दाख 1 यूटी। दिल्ली असेंबली में जैसा सिस्टम है ना, दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली है लेकिन दिल्ली यूटी है, वैसा ही सिस्टम कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन 4 साल हो गए, अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए हैं। काफ़ी सारे डिसीजंस राइटर के अनुसार कंट्रोवर्शियल हैं। मतलब राइटर ये बोलना चाहते हैं, स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट्स को रिप्लेस कर दिया गया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट से, जिससे कि वो लोग जिनके पास में मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर के अभी लॉन्ग टर्म रेजिडेंट्स हैं या फिर प्राइमरी अभी टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं, उनको भी प्रॉपर्टी राइट्स और वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। इसके बाद लैंड लॉज को बदल दिया, फॉरेस्ट राइट्स पर इफेक्ट डाला, बाहर की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको माइनिंग राइट्स एलोकेट कर दिए, राइट टू फ्री एजुकेशन जो पहले पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक हुआ करता था, इस अधिकार को रिमूव कर दिया। डीलिमिटेशन प्रोसेस में भी कमियां हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है कि डीलिमिटेशन ऐसा हुआ है जिसमें कश्मीर को नुकसान हुआ है, जम्मू को फायदा हुआ है, ये सब राइटर का मानना है। अभी प्रॉब्लम्स क्या है जम्मू एंड कश्मीर में? वोटर लिस्ट की प्रॉब्लम है। वोटर लिस्ट को रिवाइज जो किया जा रहा है ना, 2020 के में सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ तो पहले के सेंसस के आधार पर किया जा रहा है, तो कमियां मिलेंगी। नए लॉज ऐसे आ रहे हैं जिससे लोगों को शिकायतें हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, लैंड लॉज, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स। डीलिमिटेशन कमीशन फेयर नहीं है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि राइटर के अनुसार कश्मीर को कम फायदा हुआ है, जम्मू को ज़्यादा फायदा हुआ है। बॉर्डर डिस्प्यूट है, जम्मू एंड कश्मीर का बहुत सारा एरिया पाकिस्तान से टच होता है, तो एरिया डिस्टर्ब्ड है बहुत सारा, तो लोगों को मतलब उनकी भावनाओं को एड्रेस करना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट इंसर्जेंसी काफ़ी समय से है जम्मू एंड कश्मीर में, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अगर कंडक्ट होते हैं ना तो लोगों का विश्वास सिस्टम में जगता है। जैसे वाजपेयी जी ने 2002 में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए थे जब इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो उनके समय भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट हुए, तो अटैक्स और कैजुअलिटीज़ कम हो गई, यानी आतंकवाद थोड़ा कम हो गया था। पीस बिल्डिंग ईयर्स यानी बातचीत चलती रही 2002 से लेकर 2012 के बीच में, तो इंडिया ने इसका इस्तेमाल किया पाकिस्तान को यूएन की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ब्लैकलिस्ट करवाने के लिए। और अभी राइटर लास्ट में ये सजेस्ट करते हैं, अभी की सरकार की जो पॉलिसीज़ है ना जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में, वो चेंज होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स स्टार्ट करने की आवश्यकता है, ताकि जम्मू एंड कश्मीर में वो लोग जो एलिनेटेड फील कर रहे हैं उनकी भावनाओं को एड्रेस किया जा सके, और इसके लिए सबसे सही चीज़ है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना। तो ये छोटा सा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।